Hello everyone, welcome to ESOP. So Delhi current affair आज में देखिए that is what May 3 and yesterday it was no paper was there. So as because of the what fast May Labor Day, so that is why yesterday I could not record the video, and today's we will discuss that is the 3rd of May. And the 3rd of May, the most some of the important current affair like the 33% quota for the women in the Supreme Court Council, Bar Council. नो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब आंसर लिख रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाँ द लेजिस्लेटिव ऑल्सो, मतलब दैट इज द जुडिशियरी, सॉरी। तो अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल आपने देखा कि 33% रिजर्वेशन कर दिया हाँ असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। सो बोथ आई वुड से द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स एंड दैट इज व्हाट जुडिशियरीज दे आर कमिंग अहेड टू एम्पावर द वुमेन। तो यहाँ पे एक आपका एक पॉइंट हो गया कि आप लिख सकते हैं कि हाँ जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई आंसर लिख रहे हो तो लिख दो कि हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल, दैट विल हैव द 33% रिजर्वेशन, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द बार काउंसिल। जो बार काउंसिल के जो मेंबर है ना, बाकी लोग, उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है चलो, द सेंटर अर्जेस द सुप्रीम कोर्ट टू डिसमिस द बंगाल स्वीट्स। तो बाकी ये वाला इश्यूज को तो हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका एक फोल्डर पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहाँ से मतलब देखो, और एक चीज यहाँ से मैं बोल दूं आपको, ये जो ब्रह्मोस वाला न्यूज पे है ना, न्यूज क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब न्यूज पे आया कि हाँ जो ब्रह्मोस का जो डॉक्यूमेंट है ना वो लीक हो गया कहीं से। तो डीआरडीओ ने कहा कि देखो भाई ऐसे कुछ है नहीं, कि जो डॉक्यूमेंट है दैट इज मतलब नॉट क्लासिफाइड, और दिस इज ऑन ऑथोराइज मूवमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रह्मोस डॉक्यूमेंट आउटसाइड द प्रीमाइसेस बाय फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट। किसी ने भी अगर किया है ना तो उसको मतलब भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलो जो भी है कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैज रिफ्यूटेड द मीडिया रिपोर्ट दैट एलिगेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल अनऑथराइज्ड दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन ये हमारा चीज नहीं है पढ़ने का चीज क्या है, जैसे कि पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था ब्रह्मोस के ऊपर, मतलब सॉरी अग्नि के ऊपर। तो ब्रह्मोस एंड अग्नि दे फ्रीक्वेंटली दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट ऑल द मिसाइल्स एंड ऑल weapons of India is having. Only certain weapons they are asking very what frequently, because they are unique. They are more dangerous. They are unique, like the BrahMos, Agni. They are the unique missile of India. So that is why they will ask you. Like एक क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ऐसे होता है कि अगर आपको सबसे बेहतर, मतलब देखो हमारे पास बहुत सारे मिसाइल है, टाइप्स भी है, तो अग्नि क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए पूछ रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि जो पूछा मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा उसको पूछेंगे, नहीं तो सबको स्ट्रॉन्गेस्ट बस सबसे अच्छा बेस्ट, नहीं तो वर्स्ट, बस इससे बाहर क्वेश्चन पूछने का तरीका ही नहीं होता। तो ये एक तरीका होगा, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं ना, इकोनॉमिक्स पॉइंट पे हम आ जाएंगे। एक चीज इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा जीएसटी के ऊपर आर्टिकल्स भी आया है, तो इसको मैं एक बार देख लूंगा, फिर हम एडिटोरियल पार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है तुम्हारा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि देखो जीएसटी कलेक्शन, तो नॉट ओनली इन्फ्लेशन, दैट मीन्स यहाँ पे रिलेशन दिया गया कि जो लोग बोल रहे हैं कि द जीएसटी कलेक्शन जैसे कि 2 लाख करोड़ एज द मंथली, अगर हम देखेंगे जीएसटी कलेक्शन हैज सर्ज्ड 2 लाख करोड़। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल मंथली जीएसटी कलेक्शन 2 लाख क्रॉस हो गया, मतलब दैट इज व्हाट बॉयंसी इन टैक्स कलेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो अगर देखो आपका जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो कुछ लोग का कहना है कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ हाउ टू लिंक विथ इन्फ्लेशन विथ जीएसटी? अगर आपको पूछे कल यूपीएससी प्रीलिम में कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, हाउ? देखो ऐसे होता है। जीएसटी का मतलब क्या है कि फाइनल, मतलब आपको पता है जहां कंज्यूमर पे करता है, लास्ट पे करता है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम जिसको बोलते हैं। सोचो कि आपने एक पिज्जा ले लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने एक पिज्जा ले लिया और वो पिज्जा लेट्स से 200 का था, ठीक है, व्हेन ठीक है, एंड जीएसटी हो गया 18% पर से नेक्स्ट ईयर, और ये था सिनारियो 2023। नेक्स्ट ईयर 2024 में पिज्जा का दाम हो गया 250 रुपीज, ठीक है। आप फिर वही 18% यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा,
18%। तो पिज्जा में 50 रुपीज इन्फ्लेशन हुआ है, तो क्या है 50 रुपीज आपका पिज्जा पे इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस बढ़ गया ना। अगर वहां पे बढ़ा बढ़ा तो टोटल आपका जो टैक्स कलेक्शन वो भी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे 18% मतलब 36 रुपए था टोटल 200 का, यहाँ पे 250 का होगा तो 36 से ज्यादा होगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो ऐसा आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो ये हो गया सिंपल। तो अगर यूपीएससी ने आपको कल का लेट से कल एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि हाँ वेदर इन्फ्लेशन इज द ओनली कॉज फॉर द राइज इन द जीएसटी कलेक्शन, भाई देखो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि बाकी फैक्टर भी तो हो सकता है। जैसे कि सोचो कि जीएसटी कंप्लायंस बढ़ गया और जो जो लोग पहले नहीं देते थे वो बढ़ गया, जो लोग इवेट करते थे मतलब नहीं देते थे वो भी देना शुरू कर दिया, तो अगर वो भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये मतलब यहाँ पे इसलिए कि इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन सबड्यूड, ठीक है वो ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन इज नॉट द रीजन, उसके बाद और भी पैरामीटर्स होता है जो जीएसटी कलेक्शन में होता है। जैसे कि आपका हो गया, देखो अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे तो पता है नॉमिनल प्राइस, बेसिक प्राइस, ये तो सबको पता है इकोनॉमिक्स, होप कि आप लोगों ने कुछ बात छोटा बट पढ़ के रखे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर किया है, ये सारे चीज यहाँ पे दिया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर तो सबको पता है जो इन्फ्लेशन मेजर करने में हेल्प करता है। तो जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है किस लिए हुआ है, एक चीज देखो, एक चीज तो होता है कि आपका नॉमिनल जीडीपी कलेक्शन बढ़ रहा है इसलिए हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा। दूसरा है कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है ना वो बढ़ गया भाई, मतलब कहना है कि आपका जो कंप्लायंस टैक्स जीएसटी कंप्लायंस बढ़ गया, ये चीज आपका है। तो इन्फ्लेशन एक रीजन है। दो रीजन अगर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन में जो मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कंप्लायंस बढ़ गया और जो चेक हो गया, पहले से जो लोग नहीं देते थे मतलब इवेट करते थे जो भी, मतलब वो लोग अब देना शुरू कर दिया, मतलब जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का रीजन एक है। जैसे कि मैंने बोला, एक तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, और दो तो हो गया आपका वट कंप्लायंस, जीएसटी कंप्लायंस बढ़ गया। तीन ये हो गया कि जो इवेट कर लेते दो लोग नहीं देते थे उनको भी मतलब क्या किया गया, उनके ऊपर भी रोक लगा गया, बहुत सारे लॉज है। तो ये सारे रीजन हो गया कि हाँ ठीक है इसलिए आ गया। तो चलो इसको ये आर्टिकल्स में मतलब जो एसेंस था ना मैंने ये आपको बोल दिया, ठीक है। जैसे कि एनालिसिस्ट बोलते हैं पेपर में कि द इंट्रैक्शन विद द इकोनॉमिस्ट shows the inflation along can't attribute to the growth of GST. The growth of GST mainly due to the improved in what compliance, ये हो गया। तो इन्फ्लेशन एक पॉइंट हो गया, बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगा। दो हो गया आपका कॉम्प्लायंस। तीन हो गया प्लगिंग ऑफ लूफोल्स, इंप्रूव्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रहा है, ये भी एक पॉइंट हो गया। प्लगिंग लूपहोल्स ये भी, तो 4 पॉइंट यहां से आपको मिल गया। देखो कितना अच्छा, काल को अगर आप कोई प्रीलिम का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां से 4 पॉइंट मिल गया कि देखो जीएसटी बढ़ने का ये रीजन है। यहाँ पे आपका मेंस का क्वेश्चन भी आप लिख रहे हो ना, तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका एक पॉइंट अच्छे से मिल गया, तो इसको देख लेना। बाकी और प्रीलिम पे यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो, ये आपका पेपर 3 का पार्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा देश में अब जीएसटी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। फिर जीएसटी के बाद आता है पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं, जीएसटी के बाद वो आता है। ऐसे भी आपको कोई पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हाँ देखो ये क्वेश्चन सारे हो सकता है। चलो फिर आप आते हैं आर्टिकल के ऊपर। चलो देखो ये आर्टिकल्स के ऊपर, नाउ दिस आर्टिकल्स फर्स्ट हम देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट अगेन। तो एक तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आज दो क्वेश्चन देखो ना। हियर इज हाउ द रिलेशन वुमेन्स विथ रेस्पेक्ट टू द मेंस, मतलब यहाँ पे क्या है जो लेबर फोर्स के ऊपर दिया गया, दैट मीन्स मेंस एंड फीमेल रिलेशन विथ, दैट इज द बट लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ना। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईओएल, आईओएल्स के अंदर जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आ गया 2023 दैट रिफ्लेक्ट्स द परसिस्टेंट जेंडर गैप इन द वर्क पार्टिसिपेशन। तो आईओएल ने जो रिपोर्ट दिया है वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, उसमें कहा गया कि देयर इज अ गैप बिटवीन द वुमेन एंड मेन पार्टिसिपेशन, मतलब वुमेन्स जो होता है ना उनका वर्क जो होता है और जो पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट कितना है 47%। मेन का क्या होता है ऑलमोस्ट, अगर हम देखेंगे कि लगभग डबल है 72.3।
तो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स और द मार्केट यहाँ पे देखिए 47, ये इंटरनेशनल है, इसको आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस पे जब आप आंसर लिख रहे हो, प्रीलिम पे ये चीज याद आ जाता है, अब उसको आप कर लो, बहुत बढ़िया होगा ये, ठीक है। तो ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, आपका नोट बन गया। अब इसको हम इंडिया पे पुट करेंगे। देखो दैट मीन्स ना देयर वुड बी ए प्रीलिम क्वेश्चन ऐसे होगा कि रिसेंटली द वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड, percentage of increase of women participation with males is higher in women's than the male। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं भाई। तो इंडिया जो होता है वो वर्ल्ड का एवरेज से बहुत बिलो है। नाउ दिस इज द वर्ल्ड रिपोर्ट के वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू इंडिया दैट इज 34%। अब इंडिया में अगर हम देखेंगे कितना है, अब इंडिया में अगर हम देखेंगे तो वुमेन पार्टिसिपेशन, ये है इंडिया का रिपोर्ट। तो इंडिया देखो दैट मीन्स देयर इज द वुमेन इज 15। यहाँ पे इंडिया के हम इंडिया पे आते हैं, एक थोड़ा सा देख लेता हूं मैं इंडिया पे क्या होगा, बस वही 34 35 इतना ही होगा वुमेन पर। सो देयर इज बीन इंक्रीज इन द वुमेन एज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पार्टिसिपेशन कितना है 35% और 34%, दैट वुड बी लगभग इतना है। दैट मीन्स हमारा जो पार्टिसिपेशन वुमेन पार्टिसिपेशन नेशनल ग्लोबल एवरेज से कम है, ठीक है। इसको हमने कंपेयर कर लिया कि ठीक है, दैट मीन्स ग्लोबल एवरेज यहाँ पे 34 35 और यहाँ पे देखो 47। तो अब आते हैं इंडिया पे ना। तो आईएलओ रिपोर्ट बोलता है कि वर्ल्ड बैंक का जो जेंडर गैप दैट इज द विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क पार्टिसिपेशन, पर्टिकुलरली साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन वो लोअर देन द ग्लोबल एवरेज एंड द अदर रीजन, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया सर्वे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन इंडिया में अगर देखो कितने 39.5, मतलब 35% लगभग देख लो, तो ग्लोबल एवरेज से हमारा कम है। तो इसलिए ये भी चीज एक याद कर सकते हैं, हाँ ग्लोबल एवरेज से कम है। तो दैट इज द पीरियडिक लेबर फोर्स, ये कहाँ से मिला हमें, पीरियडिक लेबर फोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ से आपको पीरियडिक लेबर फोर्स इंडिया का यहाँ से पता चल गया कि हाँ देखो वुमेन पार्टिसिपेशन इंडिया पे वर्ल्ड एवरेज से कम है। Although there has been small worldwide that is but rebounds the gender parity, थोड़ा बहुत कहीं पे gender parity आ गया since the 2002 the women participation in the labor force in the market has gone up comparatively as compared to the male। percentage of growth अगर देखेंगे तो वहां पे ज्यादा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया गया कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ना वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द मेन। टेम्पोररी पार्ट टाइम हो गया, यहाँ पे वुमेन्स लोग बहुत काम करते हैं, मतलब ठीक है, केयर गिविंग हो गया, दैट मीन्स नॉन पेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फीमेल्स अगर हम देखें दैट मीन्स द व्हाट इकोनॉमी फोरम 2023 द इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड टू द रिकवरी ऑफ द वुमेन्स विथ 4 ऑफ देम आर द न्यू जॉब हो गया, जैसे कि आपका टेम्पोररी हो गया, पार्ट टाइम हो गया, केयर हो गया, जैसे यहाँ पे ऑन पेड वर्क, पेड वर्क। तो लगभग यहाँ पे इनफॉर्मल जो वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा है रादर आज कंपेयर टू द मेल। द मेल्स काउंटरपार्ट दे एंगेज देमसेल्फ मोर इन द फॉर्मल सेक्टर आज कंपेयर टू वुमेन्स। एंड और एक चीज यहाँ पे भी देखना पड़ेगा आपको, जो ग्रोथ हुआ है ना, मतलब वो कहाँ पे हुआ है। अगर ऐसे अभी आपको पूछ सकते हैं कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन 15 साल से लेके मतलब जो 22 के 15 से ऊपर भी ले लो, इनका जो एज ग्रुप का जो वुमेन्स इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अर्बन एंड रूरल वुमेन्स हैव शोन सिमिलर ट्रेंड विद द वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग फ्रॉम 23.7 to 40% इन द रूरल एंड अर्बन एज वेल। तो रूरल में अगर इसको ट्रेंड हम देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स is more than what is more in rural area as compared to the urban area. So that is also from here one point you can write from here another point कि हाँ जो पार्टिसिपेशन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्यादा है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपने कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन कम है ग्लोबल एवरेज से, यहाँ पे आपने ले लिया। तो ये आपको पॉइंट मिल गया, डेटा फैक्ट्स जो आपको मेंस आंसर राइटिंग पे हेल्प करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम the youth survey in 2019 revealed that the 92.8% women workers
एज बिटवीन द 15 एंड above देयर वर्क टाइम इज ऑन पे डोमेस्टिक वर्क पे ज्यादा है। इनका कहना है कि 15 से ज्यादा उम्र जो मतलब और मोर 15 से मोर ईयर एज का जो वुमेन्स होता है ना, ये लोग ज्यादा टाइम बिताते हैं अपने जो मतलब वर्क टाइम इनका ज्यादा होता है। डोमेस्टिक सर्विस ये बहुत करते हैं, अनपेड होता है, जो घर का काम करना, बच्चे को देखभाल करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सारे के सारे घर का काम यही करते हैं। तो इसलिए ये लोग ना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनका वर्क टाइम ज्यादा है। वेल 31% ऑफ द मेन स्पेंड टाइम सेम इन एक्टिविटीज। तो सर अगर हम देखें यहाँ पे वुमेन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है 92। वुमेन स्पेंड एवरेज 5 to 6 आवर ऑन पेड वर्क, जहां पे मेल काउंटर पार्ट बहुत काम करता है। तो जो वुमेन्स ना ऑन पेड वर्क पे बहुत काम करता है, पेड वर्क पे बहुत कम, क्योंकि पता है आपको मतलब ठीक है पार्ट टाइम ये सब। तो ये भी चीज हमें मिला कि हाँ देखो अनपेड जो पार्ट टाइम मतलब जिसको अनपेड वर्क कहते हैं, जैसे कि बच्चे को देखभाल हो गया, घर का खाना ये सब पकाना, ये तो अनपेड है। इसमें ज्यादा टाइम कौन देता है, मेल देता है फीमेल, फीमेल देता है। तो ये भी टाइम देख लो कि हाँ फीमेल्स दे आर पुटिंग मोर एफर्ट, दे आर डूइंग मोर वर्क। सर्वे रिवील्ड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन स्पेंड मोर टाइम इन अनएम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्क। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है ना वुमेन्स, वो ज्यादा टाइम देते हैं रादर देन द कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होता है वो तो कम टाइम देता है। तो वैसे डेटा आपको मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि वुमेन्स एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो मोर वनरेबल बिकॉज दे आर ऑन पेड सेक्टर में ज्यादा है, ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है, if majority of the women they engage themselves in what unorganized sector, that means their job security also not much parity with when it comes to the women as well, oh sorry female male partner, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब जनवरी दिस ईयर जैसे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट रिवील्ड the release the data and advisory for the employers promote organization workforce participation। यहाँ पे उन्होंने भी कहा that highlights the employment and the caregiving responsibility for the both for the men and women including implementing family friendly measures। ये बोला मतलब आप गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जैसे कि स्किल इंडिया हो गया, इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी हो गया, तो ऐसे स्टैंड अप हो गया, स्टार्टअप हो गया, स्किल इंडिया हो गया, रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कर रहा है इसलिए ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। नरेगा ले लो, 9 crore वुमेन्स आर कनेक्टेड विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हो गया 10 crore, ये तो 10 crore है, 9 यहाँ पे लिखा है, लगभग 10 crore, ठीक है। तो वैसे ही आईएलओ कहना है कि देखो अगर आपको लगता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स को बढ़े तो क्या करना है, उनको एजुकेशन दो, उसको ट्रेनिंग दो, स्किल एजुकेशन हेल्थ वर्किंग आवर इन सारे पे ध्यान दे दो ताकि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। सो दैट हमें क्या हो जाएगा, एंड पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दो ताकि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एंड एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द डिस्पैरिटीज ऑफ द वर्कफोर्स व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द डिफरेंट सेक्टर्स बिटवीन द वुमेन्स एंड मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, तो ये आपका था, मतलब हमें स्किल वगैरह देना है। नाउ वी विल कम्स टू द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकेंड पार्ट पे क्या बोल, मतलब ये दूसरा आर्टिकल्स, और यहाँ पे किसने लिखा देखो, दैट इज द लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन लिखा है, दैट इज वट कालीश्वरम बट कलीश्वरम राज, कलीश्वरम राज द लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का एसेंस क्या है कि देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू द बोरिंग ऑफ मनी एंड मनी रिलेटेड फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इनका कहना है कि केरला गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आपको पता चल गया ना, केरला गवर्नमेंट जब बोलते कि देखो मेरे को लोन लाना है कहीं से, तो यूनियन गवर्नमेंट बोलते कि नहीं यार नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो ऐसे जो रेगुलेट करता है ना, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनका कहना है। सो कालीश्वरम राज, इनका कहना है this is unconstitutional, but the center and the state, they are having different areas to borrow the money of financial autonomy is there in the constitution, so center must not regulate the state। इनका essence यही है। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल्स पे आते हैं, what is the key point। Recently many case has arrived like the Kerala government has moved the Supreme Courts against this, the center state relation with respect to the what
मनी ना। यहाँ पे क्या हो देखो, एक तो पता है आपको रिसेंटली बहुत सारे जैसे कि 2 जज ऑफ ब्रेंच सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द जस्टिस सूर्यकांत एंड के बी विश्वनाथम रेफर्ड ए suit filed by the Kerala against the union government and the constitutional bench for the authoritative pronouncement on the issues. It is an unprecedented litigation of the great legal and constitutional importance. चलो फिर देखते हैं। तो इशू क्या है, केरला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलो now what is the issue is that FRBM Act. Now FRBM Act, when is that enacted, the Fiscal Responsibility Budget Management Act, it says the fiscal deficit must not exceed 3% of the budget. तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। No, that means for the first time it's a legal, it's about legal. So states should abide by the Fiscal Responsibility Act. Why? To maintain. Then why this FRBM Act in the banking sector or in the financial sector? FRBM Act to make the responsible government को responsible करना है, स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब स्टेबल फिनेंशियल कंडीशन इन द नेशन, मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशन वो स्टेबिलिटी आएगा, नहीं तो मतलब स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। जैसे कि पीक कंट्रीज हो जाएगा, जैसे कि पोर्तुगाल, ग्रीस, इन जैसे कंट्री का जैसे हालत हो जाएगा हमारा फिनेंशियल हेल्थ। तो टू इम्प्रूव द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्पेंड ए सिंगल रुपी इलॉजिकली, इसलिए एफआरबीएम एक्ट आया था, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना। इसको अमेंडमेंट हुआ 2018 में, सुप्रीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया एज ए फाइन, एज ए व्हाट, मनी बिल, एज ए मनी बिल इसको अमेंड किया। अमेंड करके बोले कि देखो जो सेंटर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, the amendment, as per the amendment the union government gets the power to ensure that the aggregate debt of the union and the state must not cross 60% of the GDP. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इकोनॉमिक्स मतलब जिसका भी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, उसको तो मतलब हाँ सही लगेगा। तो जिसका इंटरेस्ट है ही नहीं उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना है, ओपीएससी क्लियर करना है, तो आपको इकोनॉमिक्स अच्छे भी एवरेज होना चाहिए। इफ ठीक है, पता है कि मेरे को भी बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स से डरते हैं, अगर आप डरते हो तो कोई नहीं, बस आपको एवरेज तक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे सीन ये है कि 2018 में तो अमेंडमेंट हुआ है एफआरबीएम, इसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू रेगुलेट द बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट, बस। नाउ व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर टोटल बर्डन मस्ट नॉट एक्सीड द 60% ऑफ द टोटल बोरोइंग, टोटल डेट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, ये हो गया। इसलिए जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, वो जो बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट वुड बी फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जांपल Odisha in the last 10 to 15 years is having always surplus budget. This is the only state in India is having 15 years of what that is the surplus revenue. So in case of Odisha, whenever the government will approach for the central government for the borrowing the loan वगैरह कुछ लेना है, तो central government would not what restrict the state government Odisha, because they are having the robust financial structure and surplus what that is the budget. Each year they are having surplus budget. In the last 15 years fiscal deficit नहीं है गवर्नमेंट का पास, मतलब बहुत ही कम है, रेवेन्यू सरप्लस है इसलिए। बट इन केस ऑफ केरला अगर देखेंगे, वेस्ट बंगाल देखो, राजस्थान देख लो, इनका जो फिजिकल मतलब जो कंडीशन है ना, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट का वो बुरा है, इसलिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, बट दैट इज द काली शोराम, इनका कहना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना वो तो है, जैसे कि आर्टिकल 292 दैट गिव्स पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो, वैसे 293 स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो, तो दोनों का तो अलग अलग पावर है, सेपरेशन पावर तो है। अगर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अगर लोन चाहिए ना कोई स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करे भाई, क्योंकि तो सेपरेशन पावर है, ये तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनका कहना है। लेकिन ये भी तो है ना कि दैट स्टेट गवर्नमेंट इज कमिंग अंडर द नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी से लोन ले लिया बाहर से, जैसे कि किसी वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, लेट से केरला ने AIIB से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, उसको नहीं दे पाए, मतलब
नहीं चुका पाए तो फिर क्या होगा? हु वुड बी लायबल फॉर दैट? ऑब्वियसली द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी तो एक केस हो सकता है। तो इसलिए मतलब द स्टेट गवर्नमेंट का तो बोरोइंग ना पावर उसको कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब करता है? जब यू आर हैविंग आउटस्टैंडिंग विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिखा है देखो टू थिंग्स। वन, द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय द टू डिस्टिंक्ट प्रोविजन। एक तो हो गया, तो जैसे कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए तो बोरोइंग करता है, यहाँ पे तो दोनों आर्टिकल हमने देख लिया। Now, two things you have to remember. One aspect, the further fortifies that the debt of the union governments are listed separately under the seventh schedule. लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो डेप्ट होता है ना वो अलग अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट वो अलग सा दिखता है, स्टेट का डेप्ट वो अलग सा दिखता है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं दिखा जाता क्योंकि सेवेंथ शेड्यूल के अनुसार। इसलिए अगर दोनों का डेप्ट अलग अलग मैनेज होता है, अलग अलग दिखता है, तो भाई इकट्ठा क्यों, फिर रेगुलेशन क्यों है? इनका कहना है। So two things, requirement of the union, that is the what union consent for the borrowing of the state limited to the borrowing center only when the state outstanding with the state, माने सेंटर, सॉरी एक बार मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ को, एक मिनट। हाँ, ऑथर का कहना है कि जब भी कोई एक स्टेट को बोरोइंग ना तब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हुआ लोन स्टेट ने नहीं दिया वापस। उस समय अगर इन्होंने जैसे केरला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया था, उसको नहीं दे पाया, मतलब आउटस्टैंडिंग है। अगर फिर भी आप बाहर जा रहे हो, कहीं से लोन मांग रहे हो, तो उस समय यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज यू आर हैविंग व्हाट, दैट इज द लायबिलिटीज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने उसको दिया ही नहीं, पैसा जो लिए थे उस समय आप कंट्रोल करोगे। Thus, constitutionally guaranteed financial autonomy for the state. इनका कहना है the financial disciplines and the stability are the requirements for the union as well as the state. FRBM Act has several states also promulgated the similar enactment. उन्होंने भी कहा था in 2023 जो FRBM Act आया था, that was the envisaged कि how to bring the stability, fiscal stability कैसे लाना है। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके चलते स्टेट का फ्रीडम कम हो गया, इनका यही कहना है। इसलिए FRBM एक्ट दैट इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट इज व्हाट यूनिलैटरल, इट इज व्हाट यूनिलैटरल दैट असर्शन ऑफ द यूनियन एंड इट कैन कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट का बोरोइंग को कंट्रोल कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। दिस इज आर्बिटरीनेस, दिस इज व्हाट आर्बिटरीली कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हो गया इनका आर्गुमेंट। फिर इनका कहना है, फिर चलो फिर तो जैसे कि आरबीआई हो गया ना, आरबीआई तो डेप्ट मैनेज करता है। सीएजी ले लो, क्या 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 करता है, बोथ सेंटर और स्टेट दोनों का मैनेज करता है, ठीक है, ये भी करता है। इनका कहना है कि सीएजी जब हुआ था आर्टिकल, मतलब क्या जब हुआ था 49 एंड आर्टिकल 149 टॉक्स अबाउट द व्हाट, दैट इज व्हाट इट्स ड्यूटीज एंड पावर, those are related to the account of the union and the state and of any other authority. So, based on the parliamentary laws, the Kerala case borrowing made by state-owned authorities called the Kerala Infrastructure Investment Fund. इन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिन्होंने एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, envisaged many financial that is what dealings required for the what developmental project in the state. So CAC can, if necessary, investigate such dealing as well based on the parliamentary. क्या कर सकता है? आप सबको पता है जो कैक होता है वो कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है, जहां जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट पे नहीं सर, गवर्नमेंट पे। तो वही कहना है, इनका कहना है कि देखो ये जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करता है, जैसे कि कोई स्कीम हो गया, उसको फिर कैसे करेंगे, ये लोग अगर लोन नहीं ला पाएंगे, इफ दैट वुड बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन हाउ दे वुड रन दो स्कीम्स व्हिच दे स्टार्टेड, तो दैट वुड बी ऑल्सो भी एक रिपरकशन हो गया। इनके पास तो बोरोइंग है नहीं, ये तो फिर स्कीम को नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे सारे के सारे रिलेशन हमने देख लिया कि दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा डिस्कशन था। होप अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कर लेना, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। एंड दिस इज द ओनली मोटिवेशन आई एम हैविंग
एंड आई ऑलवेज विश कि आप लोग करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल।